नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो बड़ी खबर, सीएम योगी ने नेशनल ई चिंतन शिविर में भाग लिया है। वर्चुअल माध्यम से जुड़े सीएम योगी आदित्यनाथ इस ई चिंतन में बता दें 7 ऐसे मुद्दे बताए जा रहे थे पहले से ही, जिन पर खास इस ई चिंतन में चर्चा की जाएगी। फिलहाल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आ रहे हैं इस ई चिंतन में। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें वर्चुअली जब इस ई चिंतन में शामिल हुए। तो ये ई चिंतन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ई चिंतन सत्र आज यानी कि 20 जून से शुरू हुआ है। 20 जून से 25 जुलाई तक ये ई चिंतन चलने की खबर बताई गई थी और ई चिंतन शिविर राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक रविवार को आयोजित किया जाएगा, जबकि राज्य स्तर पर इसका आयोजन मंगल या फिर बुधवार को होगा। कोरोना काल में बीजेपी ई चिंतन शिविर का आयोजन ये आज से हुआ है। तो इस ई चिंतन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में पार्टी वरिष्ठ नेताओं के साथ एक साथ बैठक करके बातचीत नहीं कर पा रही थी। ऐसे में पार्टी की तरफ से ई बैठक के जरिए चिंतन करना शुरू किया गया है। आज के तारीख से ये ई चिंतन शुरू किया गया है। 20 जून से 25 जुलाई तक ये चर्चा रहेगी। 7 विषय बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 7 वर्ष की मौलिक और वैचारिक उपलब्धियां। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य परिदृश्य। तीसरे नंबर पर हमारी विदेश नीति और उपलब्धियां। चौथी, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना और बढ़ते कदम। 5वीं, कृषि क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियां। 6ठी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन और विचार। 7वीं, गरीब कल्याण योजनाएं और उपलब्धियां। तो ई चिंतन शिविर का कार्यक्रम आपको एक बार फिर से बताते हैं। बीजेपी की तरफ से 20 जून यानी कि आज से 25 जुलाई तक ये ई चिंतन शिविर चलेगा। ये ई चिंतन शिविर राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक रविवार को आयोजित किया जाएगा, जबकि राज्य स्तर पर इसका आयोजन मंगलवार या बुधवार को होगा। जिला स्तर पर इसका आयोजन गुरुवार या शुक्रवार या फिर शनिवार को किया जाएगा। 1.5 घंटे के लिए ये राष्ट्रीय चिंतन का आयोजन किया जाएगा। जानकारी आपको दे दें कि राष्ट्रीय चिंतन शिविर सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का वक्त बताया गया है जब ये आयोजित किया जाएगा। लेकिन रविवार की अगर हम बात करें तो रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। तो इस दिन 11 बजे तक ही का वक्त बताया गया था कि, और इसके अलावा प्रदेश और जिला स्तर पर यह कार्यक्रम 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। तो ये ई चिंतन शिविर की जो पूरी जानकारियां थी वो आप तक पहुंचाई। क्या क्या किस तरीके से रहेगा, 7 अहम मुद्दे। कोरोना काल में बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी मंत्रियों सबके साथ बैठकर बैठक नहीं हो पा रही थी। इसी के कारण ये ई चिंतन शिविर शुरू किया गया है। तमाम मुद्दे रहेंगे इस पर बात करने के लिए। तो एक बार फिर से आपको ये जानकारी दे दें कि क्या है ई चिंतन शिविर। 20 जून यानी कि आज से 25 जुलाई तक चलेगा ये ई चिंतन शिविर। राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक रविवार को आयोजित किया जाएगा, जबकि राज्य स्तर पर इसका आयोजन मंगलवार या फिर बुधवार को होना है। जिला स्तर पर इसका आयोजन गुरुवार या शुक्रवार या फिर शनिवार को होगा। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। वर्चुअल माध्यम से इस ई चिंतन में जुड़े हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 7 अहम मुद्दे बताए जा रहे हैं। लखनऊ से खबर, प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक जारी है। बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, ये प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक जारी है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। जानकारी दे दें कि संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बीजेपी के सभी मोर्चों के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। कल बीएल संतोष के दौरे से पहले यूपी बीजेपी की बैठक है ये, और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के दौरे से पहले बैठक में ये तैयारी की जा रही है। तो कोरोना काल में मिशन 2022 की तैयारी। यूपी में चुनाव से पहले जो हलचल
राजनीतिक हलचल में तेजी आई है वो सब नजर आ रहा है। लगातार अगर हम बीजेपी को लेकर बात करते हैं तो तमाम पदाधिकारियों, तमाम मंत्रियों, तमाम सांसदों, हर किसी के साथ बैठक की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि फिलहाल मिशन 2022 को लेकर जो भी रणनीति तय की जाए, जीत का परचम लहराने के लिए ही की जाए। कल बीएल संतोष के दौरे से पहले यूपी बीजेपी की बैठक, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के दौरे से पहले बैठक की तैयारी। तो प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक जारी है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक है और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में शामिल हुए। बीजेपी के सभी मोर्चों के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। बता दें संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गया अधिक जानकारी के लिए। एसके, ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि यूपी में चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल यहां पर साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखें, बीजेपी में कल राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का 1 महीने के अंदर ये दूसरा दौरा है जब वो दोबारा से लखनऊ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ में बीजेपी यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी रहेंगे। और ये महत्वपूर्ण बैठक होगी क्योंकि 2022 और उससे पहले जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय है। तो कहीं ना कहीं इन सारे संगठन बैठक से पहले और 29 और 30 तारीख को बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी होनी है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले एक तैयारी बैठक चल रही है जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं, साथ ही साथ संगठन महामंत्री सुनील बंसल हैं और जो बीजेपी के नए नवगठित जो मोर्चा के पदाधिकारी हैं जिनको कल ही बीजेपी ने घोषित किया है, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा, साथ ही साथ में पिछड़ा वर्ग मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा और साथ ही साथ अनुसूचित जात जनजात मोर्चा के जो अध्यक्ष बीजेपी ने कल घोषित किए हैं उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। तो निश्चित है कि एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी पे चल रही है और कहीं ना कहीं कल किस तरीके से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के सामने अपने परफॉर्मेंस को रखेंगे, कितने बीजेपी ने कार्यक्रम किए हैं, किस तरीके के बीजेपी ने रणनीति तैयार की है और उस रणनीति पर अब तक क्या काम हुआ है, इन बहुत सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं एक तरीके का विचार चल रहा है और जिसको कल राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के सामने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रखेंगे। तो उसके पहले की एक तैयारी बैठक बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर चल रही है। जी, तो कुल मिलाकर चुनावी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो 6 से 7 महीने का लगभग वक्त बचा है उस बीच सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और तमाम, अगर हम जानने की कोशिश करें मंत्रियों और सांसदों को लेकर किस तरीके के निर्देश दिए जा सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने प्रभार वाले जिलों में लगातार दौरे करें और लोगों से मिलें, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको सुने, उनको तेजी से निस्तारित करें। खासतौर पर जो आईजीआरएस पर शिकायतें आ रही हैं उनके निस्तारण पर सीधे तौर पर रुचि लें। उसके अलावा मंत्री अपने यहाँ का सीएससी पीएससी गोद लें और सीधे तौर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश करें। और अगर हम सांसद और विधायकों की बात करें तो लगातार संगठन की तरफ से उनको निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र में जाएं, लोगों की बात सुने। इस तरीके के निर्देश पहले भी पार्टी की तरफ से दिए जाते रहे हैं। पार्टी ने एक रोड मैप तैयार किया है जो आने वाले 7 महीनों के लिए किस तरीके से पार्टी के कार्यक्रम होंगे, कहां कहां पार्टी किस तरीके के आयोजन करेगी। हमने देखा है कि बीजेपी ने पंचायत चुनाव के पहले ग्राम चौपाल, ग्राम जन संपर्क अभियान जैसे अभियान बीजेपी ने चलाए थे। तो कहीं ना कहीं अब चूंकि 2022 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है तो उस लिहाज से सारे कार्यक्रम होंगे जिसको लेकर लगातार बीजेपी के संगठन महामंत्री पहले भी आए थे और 3 दिन बैठक करके गए हैं और कल दोबारा से वो लखनऊ आ रहे हैं। एक बार जो बीएल संतोष की पहले की बैठक रही है जो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे, क्या निष्कर्ष रहे? बिल्कुल, जब इसके पहले बीएल संतोष लखनऊ आए थे तो उन्होंने 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों, उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम, फिर उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से अलग अलग बैठक की थी। तो कहीं ना कहीं फीडबैक लेने की कोशिश की थी। खासतौर पर कोरोना काल में जिस तरीके से डेंट हुआ है, कहीं ना कहीं उसको किस तरीके से ठीक किया जाए, कैसे लोगों तक एक बेहतर संदेश पहुंचाया जाए। जो योजनाएं हैं चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, उनको लोगों तक तेजी के साथ कैसे पहुंचाया जाए, उनका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलाया जाए ताकि 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस हो सके, जो लोगों की नाराजगी है वो दूर हो सके। इस पर उन्होंने मंथन किया था और निश्चित है कि जब अब दोबारा लखनऊ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस फीडबैक के आगे की चीजें होंगी। एक रणनीति के तहत वो चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में होगी कि किस तरीके से आगे बीजेपी मैदान में जाएगी। जिन चीजों को लेकर विपक्षी लगातार हमले कर रहे हैं उनका जवाब किस तरीके से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता देंगे और पार्टी किन तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, कहां कहां के क्षेत्रों को बीजेपी विशेष तौर पर टारगेट करेगी जहां पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी की स्थिति खराब हुई है। ये
बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर कल से वो मंथन करेंगे और निश्चित है कि जब आगामी 29 और 30 जून को बीजेपी की कार्य समिति होगी तो उनमें इन सारे कार्यक्रमों को डेट वाइज तय किया जाएगा और लोग नेताओं को जिम्मेदारी भी दी जाएगी कि वो इस जिम्मेदारी के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, खास तौर पर उन जिलों में जहां पर पार्टी की स्थिति पंचायत चुनाव के दौरान अच्छी नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं टारगेट यही होगा कि उन सारी चीजों को बेहतर किया जाए और 2022 में एक बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। जी, तो एक तरीके से जीत का परचम लहराने के लिए पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। वहीं अन्य अगर हम विपक्ष दलों की बात करें तो एक उस पर भी बिल्कुल, अगर हम देखें तो बीजेपी के सामने बीजेपी जैसा मजबूत संगठन फिलहाल उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने प्रदेश के 1,69,000 बूथों तक अपने जो बूथ संगठन है उसको मजबूत कर लिया है। चाहे वो सोशल मीडिया की विंग हो या विभिन्न मोर्चों के जो पदाधिकारियों की तैनाती हो, उन सभी को बीजेपी ने पूरा कर लिया और बीजेपी लगातार बाकी जो बचे हुए बूथ है उत्तर प्रदेश के, खासतौर पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के, उनमें भी लगातार काम कर रही है अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के तहत। चलिए, बहुत शुक्रिया इसके तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बीजेपी की तरफ से तैयारियां पूरी है, लगभग 6 से 7 महीने में विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारियां चल रही है। फिलहाल फर्रुखाबाद से ये खबर, आस्था के सैलाब को नहीं रोक सकी पुलिस। बता दें, हजारों की तादाद में श्रद्धालु गाड़ियों से गंगा तट पर पहुंचे। वाहनों से गंगा पुल पर कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। बता दें, भीड़ नियंत्रण करने की पुलिस की सारी व्यवस्थाएं यहाँ फेल होती नजर आई हैं। कोरोना की वजह से प्रशासन ने गंगा दशहरा पर रोक लगाई थी। शहर कोतवाली क्षेत्र के पांचाल घाट गंगा तट का मामला है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कैसे लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ प्रशासन किस तरीके से फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो व्यवस्थाएं की गई थी वो व्यवस्थाएं यहाँ पर फेल हो चुकी है। फर्रुखाबाद से ये तस्वीर देख रहे हैं, बसेस, ट्रक, ट्रैक्टर, गाड़ियां और उन गाड़ियों में जो लोग हैं किस तरह से भरे हुए हैं आप देख सकते हैं। गंगा पुल पर कई किलोमीटर तक का ये जाम लगा हुआ है। और वहीं दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो, यूं तो रोजाना लोग ही इससे सफर करते हैं, लेकिन दिल्ली मेट्रो के आनंद विहार द्वारका रूट पर एक बंदर के घुसने और फिर उसके सफर करने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इंटरनेट मीडिया में वायरल वीडियो में मेट्रो कोच में घुसा ये बंदर न केवल ट्रेन के शानदार सफर का मजा ले रहा है, बल्कि बीच बीच में गुलाटी भी मारता नजर आ रहा है। शुरुआत में लोग डरे सहमे, लेकिन उसके साथ ही आनंद लेते हुए नजर आ रहे थे लोग। हालांकि एक मेट्रो यात्री ये भी कहता नजर आ रहा है कि मेट्रो अधिकारियों कर्मचारियों को फोन करो कि ट्रेन में बंदर घुसा है। वहीं वीडियो में देखा जा रहा है कि कभी ये बंदर यात्रियों के पास बैठता है तो कभी मेट्रो कोच के भीतर घूमता हुआ नजर आता है। बंदर तो कोच में इधर उधर टहलता भी नजर आ रहा है, जैसे कि वो जांच अधिकारी की तरह निरीक्षण कर रहा हो। फिलहाल तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यात्रियों के पास बंदर ये बैठ जाता है, किस तरीके से गुलाटियां मारना शुरू कर देता है और घूमना शुरू कर देता है। तो लोगों को डर भी लग रहा है और लोग वीडियोस भी बना रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, ये जो वीडियो बनाया गया है लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बंदर के ट्रेन में घुसने की शिकायत की जाए, अधिकारियों को बताया जाए, लेकिन आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी अधिकारी की तरह ये बंदर यहां पर निरीक्षण करता हुआ लग रहा है। तो मेट्रो के अंदर बंदर को देखकर लोग डरे भी और सहमे भी। खबर एटा से, सरकारी पंचायत घर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख का अवैध कब्जा देखा गया। बता दें, सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ओमपाल सिंह पर ये कब्जे का आरोप लगा है। मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ओमपाल सिंह पर केस दर्ज किया गया है। ग्राम पंचायत अधिकारी की तहरीर पर यह पूरा मामला दर्ज किया गया है। अलीगंज थाना क्षेत्र के पुराहार गांव का यह मामला है। तो हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि सरकारी पंचायत घर पर यह अवैध कब्जे का मामला सामने आया, शिकायत की गई है।
खबर कन्नौज से। घाट पर गंगा स्नान को भारी भीड़ देखी गई। ये बता दें, गंगा दशहरा पर गंगा स्नान का एक बड़ा महत्व माना जाता है, लेकिन कोरोना काल में इस महत्व को देखते हुए जो भीड़ देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकती है। हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई है। बता दें, भारी भीड़ आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। किसी के अंदर कोरोना का खौफ तक नजर नहीं आ रहा है। स्नान को कन्नौज के मेहंदी घाट पहुंचे हैं श्रद्धालु। तस्वीरें देख रहे हैं आप, ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग है, तो आखिर कोरोना से किस तरह से बचा जाए। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच जो नियंत्रण पाया गया, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों में कोरोना का जो खौफ खत्म होता नजर आ रहा है, एक बार फिर से कोरोना को दावत देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये भीड़ सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और हालांकि इस गंगा स्नान का बहुत महत्व है, लेकिन लोगों में इस कोरोना का बिल्कुल भी खौफ तो नजर नहीं आ रहा। देश भर में गंगा दशहरा की धूमधाम देखी जा रही है। बता दें, गंगा दशहरा के दिन स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। हरिद्वार में गंगा दशहरा का स्नान पर्व रद्द कर दिया गया। पाबंदी के बावजूद भी भारी भीड़ देखी गई। फिलहाल ये आपको 4 तस्वीर दिखा रहे हैं। हरिद्वार, वाराणसी, फर्रुखाबाद और कन्नौज की तस्वीरें हैं, जहां किस तरह से भारी भीड़ उमड़ी। घाटों पर कोई भी कोविड नियम का पालन करते हुए नहीं दिख रहा है। फिलहाल ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क है, और श्रद्धा के आगे कैसे नियमों को ताक पर रख दिया गया, ये आप देख सकते हैं। ये 4 तस्वीरें इस बात को बताने के लिए काफी हैं कि लोगों में कोरोना का खौफ एक बार फिर से खत्म हो गया है। तो गंगा दशहरा की धूमधाम देखी जा रही है देश भर में। खबर हरदोई से। नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप किया गया है। दलित के साथ 5 युवकों ने रेप किया। बता दें, न्याय के लिए दर दर भटकते पीड़िता के परिजन, मीडिया के दखल के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। पुलिस की तरफ से मदद की बजाय इस तरीके का जो रवैया सामने आया है, कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार को तुरंत मदद मिलनी चाहिए थी, लेकिन मदद मिलने की बजाय कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हरदोई से ये खबर। नाबालिग के साथ 5 युवकों ने रेप किया है। नाबालिग का पहले अपहरण किया गया, उसके बाद 5 युवकों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस की तरफ से गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। हालांकि शिकायत की गई, लेकिन कोई खास कदम नहीं उठाया गया, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आखिर अब पीड़ित परिवार मदद के लिए जाए तो जाए कहां? मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव हुआ है सर। मेरे ताऊ के लड़के की शादी थी, तो वहाँ हम लोग दोनों भाई शादी में गए थे, और मेरी बहन अकेले घर में थी, और मेरे माँ बाप जो हैं, माँ तो है नहीं लेकिन मेरे पापा जी हैं जो वो है सरकार, मतलब गाड़ी चलाते हैं, वो घर पे आ नहीं पाते कभी, और मेरी बहन अकेले में थी। तो इन लोग 5 लोग आए और मेरी बहन को उठा के ले गए और इसके साथ बलात्कार किया रात भर। कई लोग? 5 लोग थे? 5 लोग थे सर। थाने तहरीर दे दी है? हाँ सर, मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। थाना सांडी पुलिस को आज एक व्यक्ति द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसकी 15 वर्षीय बहन के साथ गांव के कुछ लड़कों ने दुराचार किया है। पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस ने इसमें तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है तथा विवेचना प्रारंभ की। 5 जो नामजद आरोपी हैं, उसमें 3 को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया।